मैथ्यू अचानक चौंक गया जब उसने देखा कि आसमां में बहुत सारे पक्षी एकदम से इकट्ठा होकर उड़ने लगे। तभी उसके आसपास के लोग गलती से किसी जहरीली गैस के संपर्क में आ गए और उनमें से एक के मुंह से झाग निकलने लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा। थोड़ी दूर पर सफेद धुआं दिखा जो घूमते हुए सांप जैसा लग रहा था। सफेद धुआं फटाफट उसकी तरफ आ रहा था। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। मैथ्यू जल्दी से अपने घर की ओर भागा। उसकी पत्नी ऊपर थी। उसने देखा कि दरवाजे के पास धुआं फैल चुका था। वो समय रहते पहुंच गया और अपनी पत्नी को खिड़की से दूर खींच लिया। धुआं पूरी गली में भर गया, लेकिन मैथ्यू ने पहले भी ऐसे हालात देखे थे, इसलिए वो थोड़ा संभल गया। मेडिकल केबिन को अच्छे से मोड में सेट कर दिया। उसकी बेटी, जो जन्म से ही एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है, जिसमें उसे एक शीशे के एयरटाइट केबिन में रखा जाता है, ये किसी वरदान से कम नहीं था, क्योंकि इस वजह से वो धुएं के संपर्क में नहीं आ सकती। इस सब के बाद पत्नी काफी बेचैन हो गई। मैथ्यू ने अपनी बेटी को सुरक्षित करके पत्नी की जान बचाने के बारे में सोचा और देखा कि नीचे से धुआं तेजी से ऊपर आ रहा था। बिना वक्त गंवाए वो दोनों जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की मंजिल पर पहुंच गए। शुक्र था कि वहां पहले से एक बुजुर्ग कपल मौजूद थे जो बहुत दयालु निकले। उन्होंने बिना कोई सवाल किए उन्हें अपने यहाँ रुकने दिया। मेडिकल केबिन अभी भी सही से काम कर रहा था। ये जानकर पत्नी ने वॉकी टॉकी से बेटी से बात की। उनकी बेटी सुरक्षित थी। ये सुनकर मैथ्यू और उसकी बीवी ने राहत की सांस ली। तभी मैथ्यू छत पर गया और जो देखा उससे दिल दहल गया। ठंडी हवा में सांस लेने की कोशिश करते लोग चारों तरफ नजर आ रहे थे। कुछ ही मिनटों में धुआं पूरे शहर को अपनी चपेट में ले चुका था। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। हालांकि मैथ्यू और उसकी बीवी उस समय सुरक्षित थे, लेकिन धुएं की वजह से पूरे शहर में बिजली चली गई। जहां उनकी बेटी थी वहां बैकअप बैटरी काम कर रही थी। कम से कम आज रात तक तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जब वे अपनी बेटी के बारे में सोचते तो दिल में बेचैनी बढ़ जाती थी। थोड़ी देर बाद स्थिति और गंभीर हो गई और मैथ्यू का सब्र अब खत्म होने लगा। वह धीरे धीरे सीढ़ियों के पास गया और वहीं बैठ गया। उसने अपने पैरों के पास फैले धुएं को देखा और थोड़ी हिम्मत जुटाकर अपना हाथ उसमें डाला। कई बार देखने परखने के बाद उसे महसूस हुआ कि उस धुएं में न कोई गंध थी और न ही वह त्वचा को तुरंत नुकसान पहुंचा रहा था। हालांकि यह त्वचा को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा सकता था। यह देखकर उसने अपनी बेटी की बैटरी बदलने के लिए नीचे जाने का फैसला किया, लेकिन उसे पता था कि इस यात्रा में कम से कम 5-6 मिनट लगेंगे और इतने लंबे समय तक किसी का सांस रोक पाना लगभग नामुमकिन था। उसकी पत्नी ने यह सुनते ही घबराकर सोचा कि वह इस फैसले से अपनी मौत को बुला रहा है। तभी उसे याद आया कि निचली मंजिल पर एक बूढ़ा रहता था जो हमेशा ऑक्सीजन मास्क पहनता था। अगर वह मास्क मिल जाए तो शायद उसकी बेटी की बैटरी बदलने का काम संभव हो सकता है। बिना वक्त गंवाए वह गहरी सांस लेकर नीचे की ओर दौड़ पड़ा। उसने खिड़की तोड़ी और अंदर जाकर बूढ़े को खोजा, लेकिन जब उसने देखा तो उससे झटका लगा। देखा कि बूढ़े व्यक्ति में कोई सांस नहीं बचे थे। सबसे अजीब बात यह थी कि उसके पास ऑक्सीजन की बोतल, जो वह हमेशा अपने साथ रखता था, इस बार नहीं थी। तभी उसने बिना वक्त गंवाए अपनी टॉर्च निकाली और चारों तरफ खोजने लगा। जब उसका दम घुटने के करीब था तब उसे खाने की मेज के पास एक ऑक्सीजन की बोतल दिखाई दी। उसने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और सबसे पहले खिड़की पर जाकर अपनी पत्नी को इशारा किया कि वो सुरक्षित है। फिर ऑक्सीजन की बोतल अपनी पीठ पर लाद ली और अपनी बेटी की ओर भागा। मेडिकल केबिन में उसने नई बैटरियां लगा दी जिससे उसकी बेटी सुरक्षित रह सके। घर छोड़ने के बाद उसने ऊपर की मंजिल पर लौटने का इरादा नहीं किया। उसका पहला काम था कि अपनी बेटी के लिए और बैटरियां ढूंढना। वह ऑक्सीजन की थोड़ी थोड़ी सांसें लेकर खुद को संभालते हुए नीचे की ओर भागा। इस पूरे डरावने माहौल में वह ऑक्सीजन मास्क को अपने चेहरे पर कसकर दबाए रखता था। उसने सड़क पर ढेर सारी गाड़ियों से बैटरी इकट्ठा कर ली। तभी अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज ने उसे चौंका दिया। उसने सीटी की आवाज सुनी और बिना वक्त गंवाए वहां दौड़ पड़ा। जो उसने देखा वो हैरान करने वाला था। ये बचाव दल था जो जीवित बचे लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की व्यवस्था कर रहा था, लेकिन बचाव दल के पास संसाधन काफी कम थे। ऐसा लग रहा था कि समय के साथ उन्हें भी तेजी से काम करना होगा। टीम के एक सदस्य ने उसे सलाह दी, गैस मास्क पहन लो और हमारे साथ जल्दी से यहाँ से निकलो। लेकिन उसने सख्ती से मना कर दिया और दिल को मजबूत करते हुए कहा, मैं अपनी पत्नी और बेटी को यहाँ छोड़कर अकेले भाग नहीं सकता। ये मेरे लिए किसी भी हालत में मुमकिन नहीं है। बचाव दल के लोग उसकी बात सुनकर चुप हो गए, लेकिन उसके चेहरे पर जिम्मेदारी और परिवार के प्रति प्यार साफ झलक रहा था। बचाव दल के सदस्य ने उसकी हालत और भावनाओं को समझा। जाते जाते उसने उसे गैस मास्क का एक सेट पकड़ा दिया और बाकी टीम के साथ निकल गया। एक रात के बाद मैथ्यू ने महसूस किया कि जहरीली गैस तेजी से ऊपर की मंजिल तक फैल रही थी। वह समझ गया कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें तुरंत इस जगह को छोड़ना होगा। उन्होंने इस स्थिति पर चर्चा की। बेटी को पीछे छोड़ने का सवाल ही नहीं था, इसलिए उन्होंने जोखिम उठाकर सिटी सेंटर जाने का फैसला किया। योजना यह थी कि बेटी को सील्ड सूट पहनाया जाए ताकि वह सुरक्षित रहे। हर सेकंड उनके लिए अब बहुत कीमती था। मैथ्यू सबसे आगे था और उसकी पत्नी एक कदम भी पीछे नहीं हट रही थी। दोनों ने हिम्मत से रास्ता तय करना शुरू किया।
किस्मत से सड़क साफ और शांत थी, जिससे उन्हें शहर के बीच तक पहुंचने की उम्मीद जगी। लेकिन तभी जैसे ही वे सिटी सेंटर के करीब पहुंचे, एक भयानक दृश्य उनके सामने आया। धुएं के बीच से एक जंगली कुत्ता धीरे धीरे गुर्राता हुआ बाहर निकला। जैसे ही वह करीब आया, उन्होंने देखा कि वह एक शिकारी कुत्ता था। उसकी आंखों में भयानक चमक थी और वह बेहद खतरनाक लग रहा था। शिकारी कुत्ते ने अपने नुकीले दांतों से उन पर हमला करना शुरू कर दिया, और जैसे ही उन्होंने पीछे कुत्ते को देखा, दोनों डर के मारे भागे। लेकिन कुत्ता उनकी ओर पागलों की तरह दौड़ते हुए आ गया। इससे भी बुरा यह हुआ कि पत्नी घबराहट में इतनी तेजी से दौड़ी कि वह मैथ्यू से बिछड़ गई, और अगले ही पल वो भागते भागते पानी में कूद जाता है। कुछ ही पल में पूरा माहौल बदल गया। मैथ्यू थके हुए शरीर को घसीटते हुए मुश्किल से किनारे तक पहुंचा। उसने यह सुनिश्चित किया कि उसका गैस मास्क टूटे नहीं, और फिर तुरंत खड़ा हो गया। उसकी पहली चिंता अपनी पत्नी की तलाश थी। सौभाग्य से वे दोनों बिना किसी तय किए रास्ते के शहर के बीच में एक दूसरे से टकरा गए और मिल गए। उसे राहत तो मिली, लेकिन जब वे लैब पहुंचे और सुरक्षित जगह ढूंढकर बेटी के लिए सील्ड सूट हासिल किया, तो सब कुछ ठीक लग रहा था। वे वापस जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि अचानक दोनों सतर्क हो गए, और फिर वहां एक भयंकर विस्फोट हुआ। मैथ्यू की ऑक्सीजन ट्यूब जल गई और पत्नी एना ने तुरंत उसे बाहर निकाला। उसने अपनी ऑक्सीजन मास्क नीचे किया और उसे अपनी सांस दी। दोनों ने बारी बारी से कई बार इसका इस्तेमाल किया, और फिर वे सील्ड सूट के साथ ऊपर चढ़ गए। लेकिन इससे पहले कि वे आराम से सांस ले पाते, मैथ्यू को एहसास हुआ कि ऑक्सीजन की बोतल खत्म होने वाली थी। बची हुई ऑक्सीजन उनकी दोनों की जरूरतों के लिए पर्याप्त नहीं थी। यही वह पल था जब मैथ्यू ने फैसला लिया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह पहले अपनी बेटी के लिए सील्ड सूट वापस ले जाए, और वह खुद छत के रास्ते घर वापस आ जाएगा। हालांकि पत्नी जानती थी कि यह सिर्फ उसके पति का कहने का तरीका था। वह समझ रही थी कि कोई ऑक्सीजन नहीं बची थी, और वह मैथ्यू अब बचने वाला नहीं था। फिर भी उसके बार बार कहने पर पत्नी ने आंसुओं को रोकते हुए अपने पति को अलविदा कहा। उसे क्या पता था कि यह आखिरी बार होगा जब वे दोनों एक दूसरे को देखेंगे। पत्नी ने सील्ड सूट उठाया और वहां से भागी। वह सड़क से होते हुए जाने लगी और जल्द ही अपने घर पहुंचने में सफल हो गई। ऑक्सीजन खत्म होने से पहले अपनी ऑक्सीजन बोतल फेंक दी और सांस रोकते हुए ऊपर की मंजिल पर चढ़ती रही। जब वह रूम पर पहुंची और उसने बैठकर थोड़ी सांस ली, तो उस सूटकेस को देखकर वह हैरान रह गई। जिस बक्से को खींचकर वे लोग लाए थे, उसमें एक बड़ा छेद था। जला हुआ सील्ड सूट देखकर एना रोना चाहती थी, लेकिन उसके पास आंसू नहीं थे। यही वह चीज थी जिसके लिए उसने अपना जीवन बलिदान किया था, लेकिन अब यह सब धोखा लग रहा था। उसी समय मैथ्यू छत के रास्ते घर लौट रहा था, लेकिन जैसे ही वह छत पर चढ़ा, उसने जमीन पर एक बॉडी देखी। यह देखकर उसे लगा कि उसकी पत्नी को हत्या कर दी गई है, लेकिन वो बॉडी किसी और की थी। साहस जुटाते हुए उसने गैराज में जाकर देखा और अंदर बहुत सारी चीजें पाई। जैसे ही उसकी नजरें ऑक्सीजन की बोतल पर पड़ी, वह चौंक गया। यह सुनिश्चित करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, उसने बोतल उठाई और बाहर जाने लगा। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकलने वाला था, उसी समय एक पुलिस वाला सामान लेकर आ गया और मैथ्यू को कहा कि वह ऑक्सीजन की बोतल नीचे रख दे। मैथ्यू जानता था कि यही बोतल पुलिस ने छीनी थी, और वह जानता था कि इस पुलिस वाले ने ही उस आदमी की हत्या की है। पुलिस वाले ने उसे बोतल नीचे रखने के लिए कहा, लेकिन मैथ्यू ने इसे नीचे रखने से इनकार कर दिया। तभी पुलिस वाले ने एक गोली चला दी, लेकिन फिर जो उसके बाद हुआ वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। इस समय उस मैथ्यू ने फैसला किया कि उसे हमला करना होगा। उसने तुरंत उसके बाद मास्क पहने हुए मैथ्यू ने पूरी ताकत से पुलिसकर्मी की गर्दन दबा दी और कुछ देर तक दबा कर रखी। कुछ देर बाद भारी धुआं अंदर जाने के कारण पुलिस वाला जमीन पर गिर पड़ा। हालांकि मैथ्यू को थोड़ा गिल्टी महसूस हुआ, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो वह खुद मर जाता। इसलिए उसने बिना देर किए घर की ओर भागा। इसी बीच उसकी पत्नी को एक नोटिफिकेशन से पता चला कि मेडिकल केबिन में बिजली खत्म होने वाली थी और उसका पति काफी समय से वापस नहीं आया था। ये सोचते हुए कि उसके मैथ्यू को कोई मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा होगा, उसने बूढ़े और उसकी पत्नी की चेतावनी को न मानते हुए फैसला लिया कि नीचे जाकर अकेली वह बैटरी बदल कर आएगी। एक लंबी सांस लेकर वो तेजी से अपनी बेटी के पास पहुंची और देखा कि उसकी बेटी अपने कमरे में सुरक्षित और स्वस्थ थी। उसे एक पल भी रुकने का समय नहीं मिला। उसने तुरंत दराज से बैटरी निकाली और मेडिकल केबिन को फिर से चालू कर दिया। बेटी अब पूरी तरह से सुरक्षित थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसे वहां कोई चिंता ना हो। जब मेडिकल केबिन में अपनी बेटी को देखा तो वह जाने के लिए तैयार नहीं थी। उसकी आंखों में उदासी और चिंता थी। आखिरकार बेटी के कहने पर वह उदास सी होकर घूमी और चली गई, लेकिन वह वोकी टोकी पर बात करती रही। तभी मैथ्यू अपनी बेटी के पास नीचे मिलने जाता है और देखता है कि उसकी बेटी बिल्कुल सुरक्षित और ठीक है। तभी वोकी टोकी से उसकी बेटी बताती है कि उसकी मम्मी आई थी बैटरी बदलने, वो भी बिना मास्क के। मैथ्यू को अन्ना की चिंता हुई या वो जोर से सिपाहियों से ऊपर भागता है, लेकिन वो थोड़ी देर कर चुका था।
उसकी पत्नी सीढ़ियों पर ही दम तोड़ चुकी थी और सांसें रुक चुकी थी। ये देखकर मैथ्यू पूरा टूट चुका था। मैथ्यू की भावनाएं अभी भी ठीक से सुलझी नहीं थीं। तभी उसे वॉकी टॉकी पर अपनी बेटी की आवाज सुनाई दी। उसने अपनी आंखों में जमा हुए आंसुओं को किसी तरह रोका और बेटी से बात करी और सच्चाई बताई। उसकी बेटी कोने में सिकुड़ गई और अपने दिल में खुद को दोष देने लगी। उसकी बेटी सारा को लगा कि मेरे मेडिकल केबिन की बैटरी बदलने की वजह से ही नीचे आई थी और इसी कारण से हमको छोड़कर चली गई। ऐना ने आखिरी तक अपनी बेटी को गले नहीं लगाया था। कुछ समय बाद शहर में हल्का भूकंप आया, लेकिन इसका कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि जो धुआं धीरे धीरे उठ रहा था वह अब और भी तेजी से फैलता जा रहा था। मैथ्यू को एहसास हुआ कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। उसे बूढ़े लोगों के लिए और अधिक ऑक्सीजन ढूंढनी होगी। उसने सोचा कि उसे इस काम को अच्छे से करना होगा। तभी बूढ़ा व्यक्ति उसे मना करते हुए कहता है कि हम अब तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहते। हमने अपनी बहुत जिंदगी जी ली और नहीं जीना चाहते। जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसके साथ ही हम अपना आखिरी सांस लेना चाहते हैं। तभी वे बूढ़े लोग बिस्तर पर लेट जाते हैं और उनके कमरे में जहरीली गैस आना शुरू हो जाती है। इसके बाद मैथ्यू अपनी बेटी से ये बोलकर निकलता है कि मैं वापस आऊंगा, मदद लेकर मेरा इंतजार करना। तभी बाहर आकर उसने तुरंत एक एम्बुलेंस ढूंढी और जल्द से जल्द घर पहुंचने के लिए सुरक्षा वाले कपड़ों का नया सेट पहना। फिर उसने सड़क के किनारे खड़ी एक इलेक्ट्रिक बाइक ली और उसी को लेकर गया। उसे नहीं पता कि अगले सेकंड क्या होगा। रास्ते से जाते जाते एक बच्चा एकदम से उसके सामने आ गया और वो सड़क किनारे बाइक से गिर गया, लेकिन वह मैथ्यू जाग उठा। उसने खुद को फिर से खड़ा किया, लेकिन उसकी बेटी की सुरक्षा को लेकर उसकी चिंता बनी रही। वह वॉकी टॉकी में चिल्लाता रहा, रास्ते को खोजते हुए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार उसे यह महसूस हुआ कि उसने अपनी पत्नी को खो दिया था और अब वह अपनी बेटी को भी खोने वाला था। वह निराशा में जमीन पर बैठ गया और अब उसके पास कोई ताकत नहीं बची थी। तभी धुंध में दो परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती दिखी। शुरुआत में उसने सोचा कि वे बचाव दल होंगे, लेकिन यह सच था कि वे बचाव दल नहीं थे। दरअसल ये वह छोटा लड़का था जिसका नाम नोए था और वो सारा का बॉयफ्रेंड था, जो उसकी बेटी की तरह वही बीमारी से जूझ रहा था। और तभी उसकी बेटी ने बताया कि इसी बीमारी के कारण हमें इस धुएं से कोई असर नहीं होता और हम बिना मास्क के घूम सकते हैं। मैथ्यू ने वर्षों बाद अपनी बेटी को पहली बार गले लगाया। वह अपनी खुशी को रोक नहीं पाया और सीधे अपना मास्क थोड़ी देर के लिए नीचे कर दिया। फिर मैथ्यू नींद से उठे तो उसने पाया कि वो अब अपनी बेटी के केबिन में था, या अब उसकी बेटी उसका ख्याल रख रही थी। तो इसी के साथ आज की हमारी फिल्म एक्सप्लेनेशन खत्म हुई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।